हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर, जो कि है 1950 टू 1990। लेकिन यहाँ तक पहुँचने पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। देखिए, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो कि फर्स्ट चैप्टर था आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश ने कैसे कैसे एक्सप्लॉइट करा था। जैसे कि हमारा हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, हमारा फॉरेन ट्रेड डिस्ट्रॉय कर दिया था, हमारा एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय करा था। और एग्रीकल्चर कैसे डिस्ट्रॉय करा था? ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करके और इंपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स करके, जो कि ब्रिटेन में बन रहे थे। अब एक बात और याद रखना, लेकिन सेकंड चैप्टर के अंदर बेटा, जो कि 40 ईयर्स का सफर है 1950 से 1990 में, हमारी इंडियन इकोनॉमी में देश आजाद होने के बाद क्या क्या बदलाव हुए थे। इंडस्ट्री में चेंजेस क्या आया था, एग्रीकल्चर में चेंजेस क्या आया था, फॉरेन और इंडिया के बिजनेस के अंदर क्या क्या चेंजेस थे, फॉरेन ट्रेड कैसा था। इन सबको हम पढ़ेंगे 1950 से 1990 में। और उससे पहले 1947 से पहले कि इंडिया पे क्या क्या एक्सप्लॉइटेशन हुआ थ्रू ब्रिटिशर्स, वो सब हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ लिया है। और जिन बच्चों ने चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा, उन वीडियोस को एंड तक जाकर के देखना। उसके एमसीक्यू हो गए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ट्रू फॉल्स, मैंने सब करवाए हुए, ताकि एंड में कोई स्ट्रेस नहीं रहे। और जिन बच्चों ने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है बेटा, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस करना, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। इस चैप्टर के अंदर हम क्या चीज पढ़ेंगे? इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के बीच में क्या क्या चेंजेस हमारी इकोनॉमी में हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, in the previous chapter we have learned that on the eve of independence Indian economy was completely underdeveloped। देखिए, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था हमारी इंडिया की इकोनॉमी जब ब्रिटिश रूल कर रहा था बिल्कुल अंडर डेवलप्ड थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कोई भी एक अच्छा स्टेप नहीं उठाया कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी को वो काफी अच्छा कर सके। रादर देन उन्होंने क्या करा, हमारी इंडियन इकोनॉमी को, हैंडीक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, एग्रीकल्चर में भी अपना ही मोटिव देखा, इंडस्ट्री में भी अपना मोटिव देखा, और हमारे लेबर को ज्यादा से ज्यादा क्या करा, एक्सप्लॉइट करा। ठीक है बेटा, आफ्टर 200 ईयर्स, देखिए ब्रिटिश ने कब तक रूल करा हमारे इंडिया में? 200 साल रूल करा, 200 ईयर्स तक रूल करा। और 200 साल के बाद एंड देयर एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी से इंडिया फाइनली गॉट फ्रीडम। कब मिला था फ्रीडम? सभी को पता होगा, 15 अगस्त 1947 में हमारा इंडिया आजाद हो गया था। ठीक है, अब आजाद होने के बाद हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हुए, हमारी इकोनॉमी में चेंजेस क्या क्या है जब हमारा इंडिया आजाद हो गया था, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, और कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहला आया हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। बेटा ये याद रखना, इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हम अरेंज करते हैं क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी को हम कैसे सॉल्व करें। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक सिस्टम में हम क्या अरेंज करते हैं? रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। हम अरेंज करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को किस तरह से हम सॉल्व करें। और ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। ठीक है बेटा, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वेदर हम प्रोड्यूस करें रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम सेंट्रल प्रॉब्लम को अरेंज करते हैं, किस तरह से सेंट्रल प्रॉब्लम को अपनी इकोनॉमी के अंदर सॉल्व कर सके। तो एंटायर सिस्टम इन द इकोनॉमी इन विच वी अरेंज द सेंट्रल प्रॉब्लम, हाउ वी सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम, तो वो क्या चीज हो जाएगा? आपका इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है बेटा, चलिए आगे। अब है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब भाई सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी क्या होता है बच्चा? तो क्या होता है? सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, बहुत ध्यान से सुनना। इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या प्रोड्यूस करें, और इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और उनकी क्वांटिटी दैट द इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम फाइनली क्या कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें दैट द इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में, जो कि आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है, उसके अंदर हम क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कौन सा फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। दो वर्ड याद रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन सा ले और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब आ गया आपका हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में क्या सिलेक्शन करना? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक का मतलब टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स कौन सी टेक्निक से हम
अपने प्रोडक्शन को फर्दर कंप्लीट करें। वेदर सेलेक्टेड गुड्स शुड बी प्रोड्यूस विद मोर लेबर्स और लेस कैपिटल। डू यू नो द मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स कोई भी अगर आपको पूछे इकोनॉमिक्स में, कैपिटल गुड्स होता है कैश से खरीदने वाला, और कैश से हम क्या खरीदते हैं? मशीनरी, जिसकी हेल्प से फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज बने। तो ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं हम ऐसा गुड्स सेलेक्ट करें जो प्रोड्यूस करे क्या, ज्यादा लेबर के साथ, लेस कैपिटल के साथ, नोन एज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब ये होता है लेबर इज यूज्ड मोर देन मशीन्स। नेक्स्ट है आपका और विद मोर कैपिटल और लेस लेबर। अगर ज्यादा कैपिटल यानी ज्यादा मशीन को यूज करेंगे और लेबर को कम, तो वो कौन सी होगी? आपकी CIT, दैट मीन्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब ये आप पर है, आप LIT यूज करें या CIT। और हमारे इंडिया के अंदर लेबर इज इन अबेंडेंस, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में, इतने बल्क में अवेलेबल है, तो लोग प्रिफर करते हैं क्या यूज करना? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ताकि उनको सर्वाइवल के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत मिल सके। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे आपकी लास्ट प्रॉब्लम आ गई, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब भाई ये डिसाइड करना हुम टू प्रोड्यूस में किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है बेटा, कैटेगरी ऑफ पीपल चूज करना कि किसके लिए हम आउटपुट बनाए। It involves deciding the distribution of output among people. It involves selection of the category of the people who will ultimately consume the goods. जो ultimately आपके goods को consume करेंगे, क्या वो richer section of the society होगा या poorer section of the society। इसके अंदर basically हम क्या involve करते हैं? selection of the category of people जो आपके goods and services को consume करेंगे, क्या वो richer section of the society होंगे या poorer section of the society होंगे। ठीक है बेटा, अब आ जाइए टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए पूरे वर्ल्ड में 3 तरह की इकोनॉमी होती है जो यूज करी जाती है, वो कौन कौन सी है? पहली आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी है सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरी है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है बेटा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर आपने कभी क्लास 11th में भी पढ़ी हो, ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है? प्राइवेट इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेगा, मेन एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्ट से पता चलता है सोसाइटी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना। हाँ, तो इसके अंदर सोसाइटी का भला करने के लिए कौन इन्वेस्ट करेगा? गवर्नमेंट। और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों यूज हो, यानी लोगों का वेलफेयर भी करो और प्रॉफिट भी कमाओ। तो हमारे इंडिया के अंदर तो मिक्स्ड इकोनॉमी ही चलती है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 3 तरह की इकोनॉमी चलती है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम याद रखना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए पहला देख लीजिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपकी है क्या? अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड का मतलब रन, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो है जिसके अंदर प्रोडक्शन रन करा जा रहा है, कंट्रोल करा जा रहा है और बनाया जा रहा है किससे? प्राइवेट सेक्टर से। प्रोडक्शन इज डन मेनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। इसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। सो द सेंट्रल प्रॉब्लम्स व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस आर सॉल्व्ड थ्रू द मार्केट फोर्सेस। तो बेटा याद रखना, इसके अंदर व्हाट, हाउ और फॉर हुम टू प्रोड्यूस किस पे डिपेंड होगा? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जितनी भी डिमांड हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की आई उतनी हम सप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो? जितनी पहले मार्केट में सर्वे करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जितनी आ रही है उतनी हम सप्लाई कर देंगे, क्योंकि मेन मोटिव हमारा क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसके अंदर प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करेगा किस चीज के लिए? प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, तो किस लिए करेगा? उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। याद रखना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, मेन मोटिव क्या चीज है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और ये डिपेंड होता है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अंडर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। कौन कौन सी? देख लीजिए बेटा। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या आएगा? बहुत ध्यान से सुनना, हम ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे जिसमें हमें प्रॉफिट हो। जब हम उनको बेचे तो हमें क्या मिले? प्रॉफिट। प्राइवेट इन्वेस्टर है तो क्या होगा? व्हाट टू प्रोड्यूस में कैसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, कितनी क्वांटिटी में बनाए जिससे हमें प्रॉफिट हो। डोमेस्टिक कंट्री के लिए बनाए, फॉरेन मार्केट के लिए बनाए, लेकिन हमें क्या चाहिए जी? प्रॉफिट। अंडर दिस सिस्टम ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली आइदर इन दी डोमेस्टिक, जो मैंने बताया आपको, फॉरेन मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट हो, फॉरेन मार्केट में, उसका मेन एम प्रोड्यूसर का क्या होता है? कि हमें प्रॉफिट कमाना है जी। नेक्स्ट में आ जाओ बच्चा, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है? गुड्स आर प्रोड्यूस यूजिंग चीपर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज हम किससे बनाएंगे? चीपर टेक्नोलॉजी से। ठीक है, इन केस ऑफ चीप लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन आर यूज। देखिए बेटा, चीप अगर हम यूज करेंगे इन केस ऑफ चीप लेबर,
तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम प्रीफर करेंगे। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर इज यूज मोर देन द मशीन। तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम डिले तो होगा, लेकिन लेबर को सर्वाइवल के लिए कुछ हम दे पाएंगे। तो ये बात है। ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन केस ऑफ कॉस्टली लेबर। अब कॉस्टली लेबर क्या चीज है, इसके अंदर क्या चीज रहेगा, कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड। अगर आपको मशीन्स ज्यादा यूज करनी है रादर देन लेबर, तो उसके अंदर क्या होगा, ये आपका कॉस्टली मेथड बढ़ेगा। हाउ टू प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूसर पे है वो कौन सा मेथड चूज करता है। इसमें हम सीधा लिख देंगे, अगर इन केस ऑफ चीप लेबर लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करा जाएगा, इन केस ऑफ कॉस्टली लेबर तो क्या यूज करा जाएगा, कैपिटल इंटेंसिव मेथड। अब फॉर होम टू प्रोड्यूस में आ जाइए बेटा। फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी गुड्स जो प्रोड्यूस करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग दी पीपल नॉट ऑन दी बेसिस ऑफ देयर नीड्स। बेटा मेन मोटिव क्या है कैपिटलिस्टिक का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू पीपल नीड्स नहीं बनेगा ये गुड्स एंड सर्विसेज, बट ऑन दी बेसिस ऑफ देयर इनकम और परचेजिंग पावर। जिसके पास पैसा है वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस मीन्स दैट अ सिक पर्सन विल बी एबल टू गेट मेडिसिन ओनली, जब उसके पास पैसे होंगे क्या, मेडिसिन को अफोर्ड करने के लिए। अदरवाइज नॉट इवन इफ देयर इज अर्जेंसी, अगर उसे अर्जेंट भी है तो उसको मेडिसिन नहीं मिलेगी। प्राइवेट इन्वेस्टर का काम यही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। व्हाट टू प्रोड्यूस में मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल लेवल पे डोमेस्टिक लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज बेचोगे, मेन एम क्या है, प्रॉफिट। हाउ टू प्रोड्यूस में चीपर टेक्निक यूज करेंगे, जब क्या होगा, चीप लेबर हम यूज करेंगे तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। अगर कॉस्टली लेबर यूज करनी है तो आप क्या यूज करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव मेथड, यानी मशीन्स आर यूज्ड मोर देन द लेबर। फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या चीज होगा, गुड्स प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं हम गुड्स बनाएंगे। इसमें जिसके पास परचेजिंग पावर है, जिसके पास पैसा है उसके लिए गुड्स बनेगा। जैसे कि एग्जांपल दिया, सिक पर्सन को मेडिसिन तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो पैसे ना हो उसके पास, अफोर्ड ना कर पाए, चाहे वो अर्जेंसी हो। आगे देखें, आगे आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी। Socialist means society. A socialist economy is the one in which means of production are owned, controlled and operated. Run करेगा, control करेगा, operate करेगा कौन, गवर्नमेंट। Under socialist economy, the three central problem are solved. सब में देखना, चाहे कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम को हम करके दिखाएंगे सॉल्व। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम को आपको इलैबोरेट करके लिखना है। अब व्हाट टू प्रोड्यूस इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी, द गवर्नमेंट डिसाइड, इसके अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ सोसाइटी। क्या ध्यान में रखते हुए, नीड्स ऑफ सोसाइटी को कितना प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस में द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि गुड्स कैसे प्रोड्यूस करना है। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या चीज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड्स, लोगों की जरूरत क्या है, इसमें गवर्नमेंट ये ध्यान रखेगी रादर देन ऑन व्हाट पीपल नीड एंड नॉट ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड टू परचेज। इसके अंदर ये ध्यान दिया जाएगा गवर्नमेंट का कि लोगों को किस चीज की जरूरत है, कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत है, वो बनाएंगे रादर देन कि कोई अफोर्ड कर सके। वो किसमें था अफोर्ड वाला, कैपिटलिस्टिक में। ठीक है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर के लिए है। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। अब भाई मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है बच्चा, मिक्स्ड इकोनॉमी वो है जिसके अंदर सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों आए, इन विच दी पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, याद रखना, आर अलॉटेड देयर रिस्पेक्टिव रोल, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे क्या सॉल्व करने के लिए, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। इन मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर सॉल्व द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट और द मार्केट टुगेदर सॉल्व करेंगे तीन सेंट्रल प्रॉब्लम, जो कि है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। देखें आगे कैसे। एज अ रिजल्ट मिक्स्ड इकोनॉमी विद बेस्ट फीचर ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड बाय द इंडियन इकोनॉमी। बेटा एक भी याद रखना, ये बात जरूर याद रखनी है। एज अ रिजल्ट मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर देखिए बेटा, फीचर्स ऑफ बोथ सोशलिस्ट और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी अडॉप्ट करेगी कौन, इंडियन इकोनॉमी। इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो विद द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। देखिए बेटा हमारे इसमें क्या बोल रहे हैं, इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी। इंडिया क्या चीज है, सोशलिस्ट सोसाइटी है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बना है मिक्स्ड इकोनॉमी, बट विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के साथ साथ। ठीक है, बट ऑल्सो विद द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब है प्राइवेट इन्वेस्टर जितना भी चाहे, उनको डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, कितना मर्जी कितना क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि सोसाइटी का वेलफेयर भी हो। इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए अब है नेक्स्ट आपका है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग भाई क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना।
इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर क्या है, आफ्टर अडॉप्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर क्या चीज़ है, हम अपनी इकोनॉमी के अंदर प्लानिंग करते हैं कैसे हम अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके फ्यूचर के अंदर। और इस प्लानिंग को करने के लिए एक अकेला पर्सन नहीं होगा। देखिए फॉरेन ट्रेड कैसे बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा करना है, अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे करना है, ग्लोबलाइजेशन कैसे करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा फॉरेन ट्रेड और अच्छा हो सके, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सके। ठीक है, तो उसके लिए कोई भी एक पर्सन तो प्लानिंग नहीं करेगा। तो इसे प्लानिंग करने के लिए पहले के टाइम में कौन था, प्लानिंग कमीशन। आज प्लानिंग कमीशन को हटा के नाम होता है नीति आयोग। ठीक है, ये मैं भी अभी आपको आगे बताऊंगी, लेकिन आप याद रखना इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर जो प्लानिंग करी जाती है वो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए की जाती है। चलिए हम पढ़ते हैं। आफ्टर अडॉप्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर क्या चलता है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द गवर्नमेंट टू रिवाइव द पुअर, बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी, कि गवर्नमेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुअर की हेल्प करना, बैकवर्ड इकोनॉमी को और अच्छा बनाना, पिछड़ी हुई जो है। और स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या हो गई, स्टैग्नेंट इकोनॉमी आपकी पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ और नो ग्रोथ। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, जो ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट किससे हुई थी बेटा, ब्रिटिश रूल से। जब ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया पे कर रहा था ना, हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड, पुअर, स्टैग्नेंट पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो गई थी। तो ये बात बोल रहे हैं जब हमने अडॉप्ट करी क्या चीज, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट के लिए क्या आता है, जो हमारी इकोनॉमी पुअर है, बैकवर्ड, स्टैग्नेंट है, जो ब्रिटिश रूल की वजह से हुई थी, उसको और अच्छा करना, इंप्रूव करना, ग्रोथ और डेवलपमेंट करना। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वाज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट कि वो क्या प्लान करे, प्लान फॉर द इकोनॉमी करे, जिसको बोला जाता है क्या, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट प्लान करेगी कि किस चीज के लिए, इकोनॉमी के लिए, कि ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग। चले आगे, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर बहुत ध्यान से सुनना, जो कि प्लानिंग कमीशन लेगा, मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लेना, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ अ डिटरमाइंड अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन हो गया, देखिए बेटा हमारी एक बॉडी हो गई, ठीक है, हम जिसको प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, वो प्लानिंग करेगी हमारी इकोनॉमी के लिए कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय सम बॉडी, जिसको हम डिटर्मिनेंट अथॉरिटी बोलते हैं, जिसको हम गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। देखिए इकोनॉमी में एक सर्वे करा जाएगा, ठीक है, जिसमें ये चीज देखी जाएगी, व्हाट टू प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी में करें, कौन सी टेक्निक यूज करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो ये कॉन्शियस डिसीजन एक बॉडी लेगी, एक अकेला पर्सन तो ये ले नहीं पाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट है, ऑन दी कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी में सर्वे करने के बाद। ठीक है बेटा, अब एक बात ध्यान से सुनना, एक है हमारा, ध्यान से सुनिए, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948। अब बोलेंगे आप मैम इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन 1948 क्या होता है, तो बच्चा याद रखना, इसके अंदर जो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कैसे करें। ठीक है, आपको पता है 1947 से पहले जब ब्रिटिश रूल कर रही थी, इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया था ब्रिटिश रूल ने अपने फायदे के लिए, ठीक है, इंडिको वगैरह प्रोड्यूस करके। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1948 में बना था, ठीक है, वो क्या था, बेसिकली ये था हम अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे करें। एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइंड अ लीडिंग रोल टू द पब्लिक सेक्टर। अब इंडस्ट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इन्होंने लीडिंग रोल किसको दे दिया था, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर को। गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ भी एक क्या कर रही थी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी कि इंडस्ट्री को कैसे अच्छा बनाना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ है प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइंड, यानी दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट को प्रिंसिपल रोल असाइंड करा गया था कि वो इंडस्ट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से अच्छा करें। और प्राइवेट सेक्टर को भी इसके अंदर एनकरेज करा गया कि वो भी क्या करे, बी दी पार्ट ऑफ द प्लान एफर्ट्स। हम प्लान जो कर रहे थे और अच्छे से अच्छा इंडस्ट्री सेट करने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए, तो प्राइवेट सेक्टरों को भी ये कहा था कि इसका पार्ट ही रहे, वो भी एक अच्छे से काम करें। ठीक है, फिर टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव, अब इकोनॉमिक प्लानिंग को इफेक्टिव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सेटअप करा, जो मैं भी आपको बता रही थी, प्लानिंग कमीशन सेटअप करा। जो कब करा, 1950 में, याद रखिएगा 1950 में प्लानिंग कमीशन सेट करा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना किस चीज में करा, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर
पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्लानिंग कमीशन तो था ही था, उसके साथ इन्होंने मेन प्रिंसिपल चेयरमैनशिप किसको दिए? प्राइम मिनिस्टर को, जो उस टाइम पे 1950 में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बेटा याद रखना, इकोनॉमिक प्लानिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन सेटअप करा 1950 में, और चेयरमैनशिप किसको दी? इसमें प्राइम मिनिस्टर को, जो थे उस टाइम में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। द पर्पस ऑफ द कमीशन वॉज टू केयरफुली असेस द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। देखिए बेटा, इसका मेन पर्पस कमीशन का क्या था कि केयरफुली हेल्प कर सके लोगों की, कैसे? ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज अच्छी तरह से यूज करके। ह्यूमन वी पीपल, उनको जॉब देके। यहाँ पे फिजिकल रिसोर्सेज क्या है? मशीन, जिनकी हेल्प से फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज बने इकोनॉमी के लिए। एंड टू प्रिपेयर द प्लान फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ताकि रॉ मटेरियल का सही तरह से यूज हो सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट तो तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो मेन पर्पस कमीशन का क्या था? ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री अच्छी तरह से यूज करना। हाँ, मशीन्स और ह्यूमन बीइंग को अच्छी तरह से यूज करना, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही तो मशीन को चलाएंगे। एंड टू प्रिपेयर द प्लान फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ताकि हम रिसोर्सेज को सही तरह से यूज कर पाए। अब इसके अंदर एक चीज और है, द प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लानिंग पीरियड एट 5 ईयर। आपको पता है इलेक्शन क्या चीज होते हैं? एवरी 5 ईयर्स के बाद आते हैं। तो इन्होंने क्या करा? प्लानिंग कमीशन ने एक प्लानिंग पीरियड रख दिया 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर की ये चीज देखिए, गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस करेगी हमारी इकोनॉमी में, ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगी। तो इसलिए इन्होंने प्लानिंग कमीशन हर 5 साल बाद कर दिया, विच बिगेन द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान का मतलब 5 साल के अंदर गवर्नमेंट क्या चीज कर रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर चेंजेस लाने के लिए। तो इसलिए इलेक्शन पीरियड इन्होंने हर 5 साल बाद ला दिए। आई होप आपको समझ आ गया अच्छे से। नोट, इट मस्ट बी नोटेड दैट प्लानिंग कमीशन इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस। आज के टाइम में बेटा प्लानिंग कमीशन नहीं चलती, ये पहले के टाइम में चल रही थी। ऑन 1 जनवरी देख लीजिए 2015 अ कैबिनेट रेजोल्यूशन वाज पास्ड। अ कैबिनेट के अंदर क्या हुआ? रेजोल्यूशन पास करा गया टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, जो मैंने अभी आपको बताया था, विद द न्यूली फॉर्म नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म क्या है? 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए लर्न रखें, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, विद द न्यूली फॉर्म्ड नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा इसको। ठीक है, 2015 ऑन 1 जनवरी को कैबिनेट रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था, जिसने प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया गया था। 2015 से पहले क्या चल रहा था? प्लानिंग कमीशन, और 1 जनवरी 2015 में कैबिनेट रेजोल्यूशन पास करा गया था, जिसमें प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है बेटा, अब हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम ये है आपका गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। गोल्स होता है एम्स। 5 ईयर प्लान जो बना था हमारे इंडिया के अंदर, उसके मेन एम क्या है, क्यों बना था भाई, ये प्लानिंग क्यों करी गई थी बच्चा, तो यही बताया जाएगा। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च फॉर अ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम, ये जरूर याद रखिए, 1 अप्रैल 1951 से, और एंड कब हुआ था? 31 मार्च 1956 में, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, 1951 से 1956 तक चला था, 5 ईयर प्लान था ये। ठीक है, और 4 बेसिक गोल ऑफ 5 ईयर प्लान का नाम याद रखिएगा, जेम्स। कोई भी पूछे 5 ईयर प्लान का गोल क्या था, आप बोलेंगे भाई जेम्स, GEMS, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ क्या था? एम टू इंक्रीज कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स। ग्रोथ के अंदर क्या था? कंट्री की कैपेसिटी की वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे। इक्विटी, इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीवन गेट्स बेसिक नीड्स एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को हटाओ और हर एक पर्सन को, वेदर इट मे बी अ रिच, पुअर और मिडिल क्लास, उसको हक है बेसिक नीड्स फुलफिल करने का। मॉडर्नाइजेशन का मतलब यही होता है एडॉप्टिंग या एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक, सोसाइटी में चेंजेस करना। सेल्फ रिलायंस का मतलब है फॉरेन डिपेंडेंस नहीं होना गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहें। चले आगे देखें। फिर है आपका गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, उसमें देखें पहला क्या है। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान में सबसे पहला है आपका जीडीपी ग्रोथ। फर्स्ट देखिए, जीडीपी बेटा क्या होता है, 1 साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं
और कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने बिक रहे हैं। अगर सारे सेल आउट हो रहे होंगे तो दैट मीन्स हमारे जीडीपी बहुत अच्छा है, दैट मीन्स हमारी कंट्री को प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज बहुत सारे बन रहे हैं और बहुत सारे ही सेल आउट हो रहे हैं, जिससे हमारी कंट्री को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। तो इंक्रीज इन जीडीपी शोज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, इट शोज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको परचेज कर रहे हैं। इफ ग्रोथ इज अ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर ग्रोथ ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए तो क्या कहलाई जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। दस जीडीपी ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इसलिए अगर जीडीपी ग्रोथ होगी तो दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी की भी ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा बन रहा है और लोग ज्यादा से ज्यादा उसको बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी, इंक्रीज इन रिसोर्सेज बेस ऑफ द कंट्री, दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं, इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री, रिसोर्सेज रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल है, और जिसके कारण क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, यानी आउटपुट पर यूनिट ज्यादा से ज्यादा बन रहा हो थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ। चले आगे देखें, नेक्स्ट है आपका इक्विटी। अब इक्विटी क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। The objective of growth, modernization or self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living। देखिए बेटा, ये कह रहे हैं the objective of growth, ग्रोथ हो हमारी इकोनॉमी में, मॉडर्नाइजेशन हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर लो, सेल्फ रिलायंस हो, सेल्फ रिलायंस का मतलब दूसरी कंट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा ना डिपेंड रखे, अपने गुड्स पे ही डिपेंड रहना डोमेस्टिकली। ये इंप्रूव नहीं करता काइंड ऑफ लाइफ जो लोग जी रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ कभी भी मीनिंगलेस एक्सरसाइज कहलाई जाएगी अगर बेनिफिट ऑफ ग्रोथ किसके हाथ में जाए, हैंडफुल पीपल इन दिस सोसाइटी। हैंडफुल पीपल बेटा कौन होते हैं, जिनके हैंड ऑलरेडी फुलफिल हैं, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। तो ये बात बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, ये चीज शो नहीं करता कि लोगों की लाइफ इंप्रूव हो रही है। लोगों की लाइफ तो तब इंप्रूव होगी, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ तब होगी जो बैकवर्ड एरिया है, जो पुअर पीपल हैं, कि उनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे पाएं। और ऐसा ना हो फायदा सिर्फ उन लोगों को मिले जो पहले से ही हैंडफुल है, मतलब जिनके हाथ पहले से ही भरे हैं पैसों से। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर ये बात बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। इन एडिशन टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये बात बोल रहे हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव देखें ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस का, इक्विटी भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी का मतलब ही होता है इक्वल ट्रीटमेंट टू रिच और पुअर, वेदर इट में बी रिच और पुअर, आप इक्वली ट्रीट करें उसको। ये ना देखें कि पुअर है तो हट, ये चीज नहीं करनी है, इक्वल ट्रीटमेंट करें या उनको कोई बेनिफिट भी ना दें। तो सो इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट द benefit of economic prosperity are availed by all the section whether it may be a rich as well as poor of the economy। तो ये बात बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि जो बेनिफिट है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के, इकोनॉमी के अंदर भलाई के लिए, तो ये याद रखें, ये कौन अवेल्ड करे, बाय ऑल द सेक्टर, ये हर एक सेक्टर अवेल करे, वेदर इट में बी आर रिच और पुअर। ऐसा नहीं है पुअर है तो उसको एग्जेम्प्ट कर दो, उसको छोड़ दो, ये सभी ही जो आपके इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ये सबको मिलने चाहिए, वेदर इट में बी आर रिच और पुअर। ठीक है बेटा, चलिए आगे। अकॉर्डिंग टू इक्विटी एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स। इक्विटी के अकॉर्डिंगली हमारे बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान, फूड, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सभी को मिलना चाहिए। एंड इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिप्लेस्ड। इनइक्वालिटी किसमें नहीं होनी चाहिए, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जहाँ कैश बांटा जाए, इनकम बांटा जाए, उसमें कभी भी इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए, वुड बी रिप्लेस्ड, ताकि हमारी वेल्थ इकोनॉमी की ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट ना करे, पुअर सेक्शन और ज़्यादा पुअर ना हो पाए। इन शॉर्ट, इक्विटी एम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। इन शॉर्ट, इक्विटी का मेन एम क्या होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे विद सोशल जस्टिस, सोसाइटी के साथ भी जस्टिस होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चले आगे। आगे है आपका मॉडर्नाइजेशन। अब देखिए मॉडर्नाइजेशन क्या होती है, इट रेफर्स टू अपडेशन एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एडॉप्ट करो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अगर एडॉप्ट करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड सर्विसेज और अच्छा बन के आएगा। देखिए कैसे, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज न्यू टेक्नोलॉजी से, यानी न्यू मशीन से प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल, अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग न्यू टाइप ऑफ मशीन।
एक फैक्ट्री गुड्स एंड सर्विसेज के आउटपुट यानी क्वांटिटी इंक्रीज तभी कर सकती है जब वो ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ मशीन यूज करे। अब चेंज इन सोशल आउटलुक, सोसाइटी की तरफ नजरिया बदलना। मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्स चेंज इन द सोशल आउटलुक सच एज जेंडर एम्पावरमेंट, प्रोवाइडिंग इक्वल राइट टू वुमेन। देखिए बेटा, कहने का मतलब ये है सोसाइटी के अंदर चेंज लेकर के आना। मॉडर्नाइजेशन जब कहलाई जाएगी जब जेंडर बायसनेस ना हो, यानी वुमेन को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए। अ सोसाइटी विल बी मोर सिविलाइज्ड एंड प्रॉस्परस इफ इट मेक्स यूज ऑफ द टैलेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस। जब वुमेन का टैलेंट भी यूज करा जाए कहाँ पर, वर्क प्लेस में। ठीक है बेटा। अब सेल्फ रिलायंस का मतलब यही है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पे डिपेंडेंट होना रादर देन फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स। ठीक है, मींस डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, पर्टिकुलरली किसके लिए, अनाज के लिए। हमारा एग्रीकल्चर तो फेमस है इंडिया का, तो फूड ग्रेन के लिए यही डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पे डिपेंडेंट है ना। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन द 5-year प्लान क्या स्ट्रेस करता है, ऑन द यूज ऑफ ओन रिसोर्सेज। 5-year प्लान ये बताता है कि हम अपने रिसोर्सेज खुद यूज करें इन ऑर्डर टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री, ताकि हम फॉरेन कंट्री पे ज्यादा से ज्यादा डिपेंड ना रहे। बेटा बहुत अच्छे से इसको करना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब आपका है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1946। अब इसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब जितना मैंने पढ़ा है आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ना, और जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको भी अच्छी तरीके से कर लेना, सेकंड चैप्टर भी कर लेना, ताकि आपकी इंडियन इकोनॉमी का कोई स्ट्रेस ना रहे और बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको कराऊंगी और हम कोई बहुत ज्यादा इलैबोरेट करके नोट्स नहीं करेंगे। हे ठीक है बेटा, मैं अभी वाले ही बुक के कोर्स से ही आपको करवा रही हूँ, और मैंने आपकी बुक वीके ओरी प्लस ज्यादा से ज्यादा वीके ओरी में से बेटा मेरा नोट्स है, और मैंने एक साइड बाय साइड संदीप गर्ग भी ले ली है इसके अंदर नोट्स को थोड़ा मिक्सअप करने के लिए। संदीप गर्ग और वीके ओरी से आपके नोट्स हैं, अच्छी तरह से मैंने करवाए। अगर आप ये पढ़ जाएं बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे आप, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वंस अगेन।